एआई, जनरेटिव एआई, अभी इन कमिंग फ्यू डेज एक समिट होने वाला है, समिट ऑफ द फ्यूचर। सो उसमें आप एआई गवर्नेंस के डिस्कशन के बारे में गोइंग फॉरवर्ड करंट अफेयर्स में पढ़ने वाले हो काफ़ी। तो द एम्पायर्स ऑफ द माइंड आर दोज हु विल बी वर्किंग ऑन दिस टेक्नोलॉजी ऑलरेडी, rather than some countries who are yet to discover the true potential of AI। तो AI की पोटेंशियल या जनरेटिव AI की पोटेंशियल को आप अगर रियलाइज कर रहे हैं, इफ़ यू आर वर्किंग ऑन द गवर्नेंस मॉडल, इफ़ यू आर पार्ट ऑफ दोज डिस्कशन टेबल्स, then only you are empire of mind, and going forward the future belongs to such empires rather than the conventional one। तो कंटेम्प्रेरी अप्रोच को यूज करके मैं इस ऐसे के मल्टीपल डायमेंशंस खोल सकता हूँ। ये तो मैंने सिर्फ 4 डिस्कस करे हैं, यू कैन डिस्कस अदर कंटेम्प्रेरी इशूज एज वेल। थर्ड टॉपिक है सेक्शन ए में, देयर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द पाथ। अब इसमें बस चैलेंज क्या है कि मैं सिर्फ एथिक्स पे रिस्ट्रिक्ट ना हो जाऊं, मैं सिर्फ प्लेटो एरिस्टोटल पे रिस्ट्रिक्ट ना हो जाऊं। आई नीड टू गिव वाइडर मीनिंग टू द टॉपिक एंड आई नीड टू एनालाइज द टॉपिक इन एंटायर डेप्थ। तो इसमें मैंने क्या करा है, मैंने हैप्पीनेस को कैटेगराइज करा है। आई हैव कैटेगराइज्ड हैप्पीनेस इन वेरियस फॉर्म्स। कि हैप्पीनेस मेरे अकॉर्डिंग क्या हो गया, इंट्रिंसिक हैप्पीनेस, फिर इंटरपर्सनल, फिर एक्सट्रिंसिक हैप्पीनेस, मोमेंट्री एंड लॉन्ग लास्टिंग। इंट्रिंसिक हैप्पीनेस क्या हो गया, इनर पीस। इनर पीस किससे आता है, कंटेंटमेंट से, ग्रैटिट्यूड से, पर्सनल ग्रोथ से। सो इनर पीस आप एथिक्स से एसोसिएट कर सकते हो, इसीलिए मैंने कंटेंटमेंट और ग्रैटिट्यूड लिखा है, बट आई हैव ब्रॉट इन एस्पेक्ट ऑफ पर्सनल ग्रोथ एज वेल। तो इफ आई एम फोकसिंग ऑन कंटेंटमेंट, आई एम प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड, मैं पर्सनल ग्रोथ ओरिएंटेड हूँ, rather than worrying about the problems around me, problems in the entire society या country world as such, मैं अपने vices पे फोकस कर रहा हूँ और अपने पे काम कर रहा हूँ, सेल्फ डेवलपमेंट पे, then happiness becomes the path for me। ये कोई एक एंड नहीं है, एंड गोल नहीं है, ये एक पाथ बन जाएगा मेरे लिए। सेकेंडली इंटरपर्सनल हैप्पीनेस, तो इंट्रिंसिक क्या हो गया, ये मेरी इनर हैप्पीनेस हो गई, इनर पीस। अब अगर 2 लोग इन्वॉल्व हैं, जैसे फैमिली सिस्टम्स इन्वॉल्व हैं, वैल्यू सिस्टम्स हो गए, तो उसमें वैल्यूज़ क्या प्ले होंगी, शेयर्ड जॉय, लव एट्सेट्रा। तो मैं इंटरपर्सनल बॉन्ड्स को इसमें डिस्कस कर सकता हूँ, एंड देन आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन कि देयर इज़ नो पर्टिकुलर फिक्स्ड पाथ टू हैप्पीनेस, के 2 लोग हैं, दे हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, तो यही पर्सपेक्टिव सही है या ओनली दिस पर्सपेक्टिव इज रॉन्ग। दे हैव टू डिवाइज देयर ओन पाथ टू अचीव हैप्पीनेस, देयर इज नो वन फिक्स पाथ एंड दे विल बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट पाथ ओनली इफ दे आर हैप्पी विद ईच अदर। तो हैप्पीनेस इज दैट पाथ विच विल हेल्प देम इन आइडेंटिफाइंग द वे फॉरवर्ड। सिमिलरली एक्सट्रिंसिक हैप्पीनेस, तो एक्सट्रिंसिक हैप्पीनेस क्या होती है, मेरे जैसे क्रिकेट फ्रीक के लिए कि अगर क्रिकेट मैच अच्छा चल रहा है तो हैप्पीनेस है, वरना नहीं है। ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है ऑफ कोर्स। या कोई अगर मटेरियलिस्टिक है, जिसको मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स में वो हैप्पीनेस ढूंढता है, तो उसके लिए आप ये बोल सकते हो कि दिस इज़ नो पाथ टू हैप्पीनेस बिकॉज दिस विल नॉट बी लॉन्ग लास्टिंग। ये इनर पीस कभी नहीं दे पाएगा, इट विल नॉट बी एबल टू इस्टेब्लिश हैप्पीनेस एज अ पाथ। मोमेंट्री हैप्पीनेस एंड लॉन्ग लास्टिंग के लिए भी मैंने ऐसे ही डिस्कस करा। अगर आप इसको ऐसे कैटेगराइज नहीं करते, अगर आप प्लेन मीनिंग लेते हैप्पीनेस का, आई एम श्योर यू वुड हैव रिस्ट्रिक्टेड योर सेल्फ टू 1 or 2 dimensions related to ethics, and you would not have been able to justify the demand of topic in 1200 words। Always remember while writing the essay that you have to write at least a 10-page essay। 10 पेज ऐसे आपको लिखना है, तो मल्टीपल व्यूज डायमेंशंस उसके खोलने बहुत ज़रूरी है, वरना 1-2 पेज तो लिख लोगे, बाकी जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। फोर्थ टॉपिक जो है सेक्शन ए का, ये इजी नहीं है, इतना देखने में इजी लगेगा, इतना आसान नहीं है ये। द डाउटर इज़ अ ट्रू मैन ऑफ साइंस। अगर इसकी हिंदी पढ़ोगे तो यहाँ पे हिंदी में लिखा है, प्रश्न पूछने वाला ही विज्ञान का सच्चा सिपाही है। अगर ये 10 मार्कर 20 मार्कर क्वेश्चन होगा तो बहुत आसानी से आप लिख लोगे, लेकिन 10 पेज ऐसे लिखना थोड़ा मल्टी डायमेंशनल व्यू में मुश्किल है।
अगर आप लिटरल मीनिंग बस लेते हो तो आप लिख सकते हो सिर्फ साइंस से रिलेटेड, बट एज आई ऑलरेडी टोल्ड द डिस्क्लेमर दैट आई वांट टू टेक मल्टीपल मीनिंग्स ऑफ द टॉपिक, सो आई हैव tried to apply pestle approach here. Pestle is socio-economic, political, technological, environment and legal. So sociological अगर मैं इसमें लगाता हूँ तो अगर मैं क्या बोल रहा हूँ कि डाउटर इज ट्रू मैन ऑफ साइंस, तो डाउट करने वाला कौन होगा? डाउटर इज वन हु चैलेंजेस द assumptions, who is practicing scientific temper, या who is critically analyzing everything, ठीक है, हु इज नॉट अ कन्फॉर्मिस्ट, वो कन्फर्म नहीं करता है चीज़ों को, येस मैन नहीं है, रैशनल थिंकिंग करता है, लॉजिक यूज करता है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, इनोवेट करता है, क्रिएट करता है, वो हो गया आपका ट्रू साइंस को अपहोल्ड करने वाला मैन जो कि डाउटर है। तो ये मीनिंग हो गया टॉपिक का। अब इस मीनिंग को मैं सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल में लगाने की कोशिश करता हूँ। सो सोशियोलॉजिकल में क्या होगा? क्रिटिकल थिंकिंग अगेंस्ट वेरियस कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। चाहे आप हिस्टोरिकल व्यू ले सकते हो, जैसे कि मैंने लिखा है राजा राम मोहन रॉय का केस जिन्होंने सती के अगेंस्ट काम किया, या आप कोई करंट सोशल इविल प्रैक्टिस ले सकते हो, एंड देन यू कैन एस्टेब्लिश हाउ अ डाउटर इन मॉडर्न इंडिया इज अ ट्रू मैन ऑफ साइंस, क्योंकि वो लॉजिक में विश्वास रखता है, वो क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में सोच रहा है। सिमिलरली इन इकोनॉमिक स्फेयर, इफ आई एम अ डाउटर then only I will be able to have n number of ideas with respect to complex challenges and issues. अगर मैं conformist होता तो मेरे पास variety of ideas ही नहीं होते, मैं challenge ही नहीं करता। अब मैं अगर doubter हूँ then only I will be able to innovate because I am an outlier sort of person. अगर एक continuum है, 10 लोग इधर हैं जो कि डाउटर नहीं है, डाउटर एक आधा ही होगा, तो जो एक आधा सेपरेट एंटिटी है वही इनोवेट करेगी, वही क्रिएटिव होगी। एग्जाम्पल जैसे कि इलॉन मस्क, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको स्पेस एक्स का बताया, तो इलॉन मस्क एक एग्जाम्पल है जो इस कोट में भी बहुत ईजिली फिट होते हैं। लास्टली एनवायरमेंटल जैसे अगर लेते हैं, तो इफ आई एम अ डाउटर देन ओनली आई विल बी चैलेंजिंग द करंट सेट ऑफ मॉडल्स दैट आर यूज टू प्रिडिक्ट मॉनसून इन इंडिया। आए दिन आप देखते हो IMD की जो रिपोर्ट्स होती है या जो प्रिडिक्शंस होती है वो गलत हो जाती हैं, तो ये तो सर्टेन है फिर कि करंट मॉडल्स जो हैं मॉनसून प्रिडिक्शन के वो सही नहीं है। अगर बोला है कि तेज़ बारिश होगी, आप देखोगे धूप निकली हुई है, अगर बोला है धूप होगी उस दिन बारिश हो रही है। तो ओनली अ डाउटर इज एबल टू थिंक दैट देयर इज सम इशू विद रिस्पेक्ट टू द करंट मॉडल्स, and only that sort of person is true man of science. Similarly other spheres में भी आप इस essay को डिस्कस कर सकते हो। तो 4 essays जो है हमने 4 डिफरेंट अप्रोचेस देखी है इसकी, क्वेश्चन आंसर अप्रोच, कैटेगराइजेशन, कंटेम्प्रेरी एंड पेस्टल। एंड आई थिंक द मोस्ट ईजी टॉपिक एज पर मी इन सेक्शन ए इज टॉपिक नंबर 2, दैट इज द एम्पायर्स ऑफ द फ्यूचर विल बी द एम्पायर्स ऑफ द माइंड, because you can take different meanings of the topic and discuss that in breadth. मैंने अपने टेलीग्राम चैनल डिकोड सिविल्स पे अभी पोल भी डाला है कि इजी टॉपिक्स क्या है। अगर आपको उसका लाइव रिजल्ट देखना है, उसमें पोल में पार्ट लेना है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में उसका लिंक डाल दिया, यू कैन डू इट फ्रॉम देयर। नाउ लेट अस डिस्कस सेक्शन बी, जो कि हर बार ही रिलेटिवली ईजियर होता है सेक्शन ए से। तो सेक्शन बी का पहला टॉपिक है सोशल मीडिया इज ट्रिगरिंग फियर ऑफ मिसिंग आउट अमंग्स द यूथ, precipitating depression and loneliness. Second है nearly all men can stand adversity but to test man's character give him power, जो कि ethics का PYQ है 2013 से। All ideas having large consequences are always simple and cost of being wrong is less than cost of doing nothing. मेरे अकॉर्डिंग टॉपिक नंबर 7 and 8 are very easy. अब यह आपके ऊपर है whether you want to write topic 7 or 8, both are equally easy. ठीक है, तो दूसरे किसी टॉपिक में जाने की जरूरत ही नहीं है। नाउ अ डिफरेंट अप्रोच फॉर द फर्स्ट टॉपिक बिकॉज इट इज सो इजी, इट इज GS ओरिएंटेड जस्ट लाइक द फर्स्ट टॉपिक ऑफ सेक्शन ए। दिस टॉपिक इज ऑल्सो GS ओरिएंटेड। सो GS ओरिएंटेड टॉपिक का हमेशा लिटरल मीनिंग ही लेना चाहिए, वाइडर मीनिंग नहीं लेना चाहिए। क्यों लूँ मैं वाइडर मीनिंग? फिलोसफिकल टॉपिक में होता है मेरे को वाइडर मीनिंग लेना,
ये तो आई एम श्योर आपने करंट अफेयर्स में या GS1 सोसाइटी में या GS3 में साइबर पढ़ते हुए या सोशल मीडिया पढ़ते हुए या अपनी डेली लाइफ में भी आप इसे एनकाउंटर करते ही हो रोज, ठीक है। तो मैं इसका लिटरल मीनिंग लेके बहुत बढ़िया इससे लिख सकता हूँ, जैसे कि इफ आई एनालाइज द टॉपिक इन वेरियस कीवर्ड्स, तो सोशल मीडिया इज ट्रिगरिंग फियर ऑफ मिसिंग आउट अमंग्स द यूथ, प्रेसिपिटेटिंग डिप्रेशन एंड लोनलीनेस। तो ये क्या बोल रहा है, सोशल मीडिया के कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बेसिकली ये डिस्कस कराना चाहता है। तो मैं पहले कॉजेज दूंगा कि व्हाट आर द कॉजेज विच आर इम्पैक्टिंग द यूथ, which the causes, the reasons because of which the social media is impacting the youth। आज अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा हो द हिंदू, तो सुबह मैं पढ़ते हुए आ रहा था, तो उसमें एक आर्टिकल भी है विद रिस्पेक्ट टू डिस्कशन बिटवीन टू पीपल, ऑस्ट्रेलियन है उसमें कोई, जो डिस्कस कर रहे हैं कि चिल्ड्रन के लिए क्या सोशल मीडिया पे रेगुलेशंस आने चाहिए। बहुत बढ़िया आर्टिकल है, इंडिया की करंट सेट ऑफ रेगुलेशंस और वर्ल्ड ओवर जो प्रैक्टिसेस है उसमें मेंशन है। तो मैं उसी को अगर यूथ पे अप्लाई करूं तो देयर आर वेरियस कॉजेस जो मैं लिख सकता हूं कि सोशल मीडिया क्यों मिसयूज हो रही है एंड हाउ इट इज लीडिंग टू सच इश्यूज, वो मैं इफेक्ट्स में लिख दूंगा। उसके बाद मेरी गवर्नमेंट के करंट स्टेप्स क्या हैं मैं वो लिख सकता हूँ। हमेशा ऐसे में ग्लोबल डायमेंशन या वर्ल्ड डायमेंशन भी देना चाहिए। तो मैंने अब इंडिया स्पेसिफिक स्टेप्स लिख दिए, अब ग्लोबल मेजर्स क्या है। फिर जैसा कि आई हैड डिस्कस्ड इन वन ऑफ द प्रीवियस एसेज, एंटी व्यू, मैंने फर्स्ट एसे में आपको बताया था, फॉरेस्ट एसे में। सिमिलरली दिस एसे एज वेल वी कैन डिस्कस वन एंटी व्यू एज वेल, कि इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू दैट सोशल मीडिया हर किसी को तो नहीं कर रहा है ना। देर आर पीपल हु आर मेकिंग वेरी गुड कंटेंट फॉर रेक्टिफाइंग दिस वेरी प्रॉब्लम, कि सोशल मीडिया के इश्यूज हैं, दे रियलाइज एंड दे आर यूजिंग सोशल मीडिया इटसेल्फ टू प्रेजेंट अ वेरी गुड सॉल्यूशन। तो एंटी व्यू भी लिख सकते हैं एंड देन यू कैन राइट वे फॉरवर्ड एज वेल, कि और क्या करने की जरूरत है, व्हाट आर द स्टेप्स दैट नीड टू बी टेकन इन फ्यूचर टू इंश्योर दैट दीज नेगेटिव challenges, implications of social media are countered and its positives are strengthened even further। सेकेंड टॉपिक जो है, जो मैंने आपको बताया कि ये PYQ ही था एथिक्स में 2013 में, इसको मैंने क्रोनोलॉजिकल अप्रोच से सॉल्व करा है। क्रोनोलॉजिकल अप्रोच में क्या होता है, यू स्टार्ट विद एन इंडिविजुअल, देन यू मूव टू फैमिली, देन एन ऑर्गेनाइजेशन, देन सोसाइटी, देन नेशन एंड वर्ल्ड। क्योंकि सम ऑफ इंडिविजुअल्स इज फैमिली, some of various families can be equated as an organization which join to form a society, and some of societies is nation and various nations come together to form the world। तो अब इस टॉपिक को अगर मैं इंडिविजुअल के रिस्पेक्ट में अप्लाई करूं, आई डिस्कस अ लिटिल अबाउट लिंकन एज वेल इन द एसे, बिकॉज ये उनकी कोट है। प्लस व्हाट आई कैन डू इज आई कैन राइट अबाउट अ फेमस पर्सनैलिटी। आप डायरेक्ट लिखना चाहते हो यू कैन नेम एज वेल, अगर आप हिंट्स के थ्रू लिखना चाहते हो यू कैन डू दैट एज वेल। सो अ फेमस पर्सनैलिटी हु हैड नो पावर प्रीवियसली and who faced a lot of adversities, maybe in the childhood, maybe in the adulthood, etc. But then when the famous personality was able to bear those challenges and develop himself into a powerful person, and then the character of that personality changed because of the power। So you can write a hypothetical भी लिख सकते हैं, या कोई एग्जाम्पल दिमाग में आ रहा है, मे बी फ्रॉम स्फेयर ऑफ स्पोर्ट्स एटसेट्रा, सो यू कैन डू दैट एज वेल। फैमिली डायनेमिक्स पे अगर मैं लगाऊं कि चिल्ड्रन पेरेंट रिलेशनशिप, अगर आप छोटे हो, जब छोटे थे यू आर डिपेंडेंट ऑन योर पेरेंट्स, ठीक है। सो देयर इज ऑलवेज इशू ऑफ कम्युनिकेशन गैप एंड एज वेल एटसेट्रा। बट क्योंकि आप डिपेंडेंट हो, यू डू नॉट रेज वॉइस, यू आर अ कन्फॉर्मिस्ट, आप मान लेते हो, सुन लेते हो। बट देन व्हेन यू आर एडल्ट, व्हेन यू हैव द मीन्स एंड व्हेन योर पेरेंट्स आर डिपेंडेंट ऑन यू, देन योर ट्रू कैरेक्टर कम्स आउट। सो फैमिली डायनेमिक्स में भी बहुत ईजिली अप्लाई हो सकता है। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन, सो एन ऑर्गेनाइजेशन दैट स्टार्टेड फ्रॉम द स्क्रैच must have faced a lot of problems, but then now that organization is in a position of a monopoly,
without naming it, there is a very famous company in Indian sphere, in telecom sphere, which did the very thing. It had a humble beginning, but now it is a monopoly. It has a monopoly, so much so that that monopoly can be equated with a lot of power, and now its true character is coming out with respect to the monopolist policies that it is following. तो आप wider meaning लेके इस टॉपिक को क्रोनोलॉजिकल अप्रोच में डिस्कस कर सकते हो. अगर वाइडर मीनिंग नहीं लोगे, अगर यही प्रॉब्लम होगी, बार बार याद आएगा कि ये तो एथिक्स में आया था, एथिक्स में आया था, और आप सिर्फ एथिक्स का आंसर लिखाओगे, तो वो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए इसमें. 7 टॉपिक दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट इट इज़ वन ऑफ द ईजियर टॉपिक्स ऑफ द एसे पेपर. नॉट जस्ट सेक्शन बी, एंटायर एसे का सबसे ईजी टॉपिक शायद यही है. ऑल आइडियाज हैविंग लार्ज कॉन्सिक्वेंसेज आर ऑलवेज सिंपल. तो कोई आइडिया है, गोइंग फॉरवर्ड उसका कोई लार्ज रिजल्ट हो सकता है, मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव. लार्जली हम इसमें पॉजिटिव ही डिस्कस करेंगे. एक एंटी व्यू लेना है तो नेगेटिव डिस्कस कर सकते हो. एंड यू हैव टू एक्सप्लेन हाउ दोज आइडियाज वर वेरी सिंपल इन द बिगनिंग. तो मैंने एग्जांपल लिया है सेक्टोरल अप्रोच फॉलो करते हुए बिजनेस सेक्टर में, जैसे यूपीआई. तो यूपीआई एज एन आइडिया वॉज सिंपल, हैड हम्बल बिगनिंग्स. It was rejected as well by the opposition, but then it has had such long consequences, major consequences, which I discussed in previous essay as well, कि various countries are now willing to adopt the idea. Space sector में ISRO का foundation itself was a very simple idea back then, 1960s में, and see the consequences today. कि कल न्यूज़पेपर में था कि चंद्रयान 4 मिशन एंड इंडिया की सेकेंड इंटरप्लैनेटरी मिशन दैट इज वीनस ऑर्बिटर इज नाउ बीइंग सैंक्शनड. सो इसके कॉन्सिक्वेंसेज लॉन्ग टर्म आप देख सकते हो. एग्रीकल्चर सेक्टर में मैं ड्रिप इरिगेशन, क्रॉप इंश्योरेंस जैसे सिंपल एग्जांपल डिस्कस करता हूँ कि ड्रिप इरिगेशन भी कोई ऐसा मेजर आइडिया नहीं था, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म रिजल्ट देखिए कि हाउ इट हैज़ इम्प्रूव्ड द इरिगेशन सेक्टर इन इंडिया, हाउ इट हैज़ solve the problems of leakages and last mile connectivity in India. Sports sector, starting the IPL itself was just a very raw idea, a simple one. Now see where the world cricket is and where IPL itself is. And lastly health sector में recently insurance अनाउंस हुआ है कि 70 प्लस के लिए सबको इंश्योरेंस दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से. दे आर इंश्योर्ड. इट अपीयर्स टू बी सिंपल आइडिया, इजी आइडिया. गोइंग फॉरवर्ड आप इसके कॉन्सिक्वेंसेज देखिएगा, पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस बेसिक आइडिया जो कि हेल्थ सेक्टर में अभी अप्लाई होने वाला है. लास्ट टॉपिक ऑफ द एसे पेपर इज द कॉस्ट ऑफ बीइंग रॉन्ग इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ डूइंग नथिंग. कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ सोच के कि कुछ गलत हो जाएगा, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है. देन एटलीस्ट कि मैं ट्राई करूँ, कुछ गलत हो रहा है, मैं गलत हो गया तो ठीक है, एटलीस्ट वो मिस्टेक जो है वो ऑनेस्ट मिस्टेक होगी, डिसऑनेस्ट क्राइम नहीं होगा. अब मैंने इसको अप्लाई करा है फ्यूचरिस्टिक पॉलिसीज़ में, क्योंकि मैं पास्ट के जो सॉल्यूशंस हैं मैं उनमें कब तक लिखूंगा कि पहले ऐसा हुआ, ये गलत हो गया. वो मैं हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में दे दूंगा बस कि इंडिया जस्ट जब इंडिपेंडेंट हुई देयर वर वेरियस पॉलिसीज विच बैकफायर्ड इन द लॉन्ग रन, लाइक एग्रीकल्चरल पॉलिसी, ग्रीन रेवोल्यूशन 1, or the industrial policy of the independent India backfired in the longer run. लेकिन at least they tried. ठीक है, तो the cost of being wrong is less than the cost of doing nothing. वो इंडस्ट्री पॉलिसी आई तभी तो इंडस्ट्रीज है, वो करते ही नहीं तो कुछ नहीं होता आज तो. ठीक है, तो अब मैं फ्यूचरिस्टिक मिशंस जो है जैसे विजन 2030 या आत्मनिर्भर भारत 2047 विकसित भारत जो मिशन है उसके पॉइंटर्स लेके आई कैन राइट अ वेरी गुड एसे. फॉर एग्जाम्पल लेबर लॉस को स्ट्रीमलाइन करना है. अब अगर मैं नहीं करूंगा लेबर लॉस को स्ट्रीमलाइन तो देयर इज ह्यूज कॉस्ट ऑफ डूइंग नथिंग. मैं अगर स्ट्रीमलाइन करता हूं, मैं अटेम्प्ट करता हूं, तो देयर विल बी सर्टेन लिमिटेशंस एंड इश्यूज, बट देन द कॉस्ट ऑफ दोज इश्यूज इज लेसर देन द कॉस्ट जो अभी हम फेस कर रहे हैं. सिमिलरली the same theme will be applied for topics like social physical infrastructure, digital India, ocean led development, space exploration, clean rivers, make in India, tax reforms etc. जो कि सीधे सीधे पॉइंटर्स है विजन 2030 या फिर
आत्मनिर्भर भारत 2047 मिशन के. So what I have done here is I have discussed 8 topics of 2024 mains in 8 different approaches. I have just gave you the heads up of it. If you want to download this PDF, you can do it from the link in the description section. If you want to see the results of the poll के easy topic सबको बच्चों को क्या लगा इस बार aspirants को, you can again view that thing from the link in the description section. If you want to download the value added material of essay from my blog, you can proceed to the description section, उसका भी link वहाँ पर है. I hope you would have got something new or other to learn from this discussion. If there are any comments, you can mention them in the comment box down under, or you can reach me out on my Telegram. Thank you.